हेलो एवरीवन। कक्षा 10 विषय भौतिक विज्ञान में भौतिक विज्ञान खंड, उसमें से अध्याय जो 10 है वो प्रकाश परावर्तन और अपवर्तन का है, जिसमें से दो वीडियो लेक्चर हो चुके हैं, ये तीसरा है। अब तक आपने जो पढ़ा है, जिसमें आपने दर्पण का परिचय, कितने प्रकार के दर्पण होते हैं, प्रतिबिंब और उनका निर्माण कैसे होता है, ये चीज़ें पढ़ी हैं। अब आप आगे पढ़ेंगे कि गोलीय दर्पण, जो कि आप पढ़ चुके हैं, गोलीय दर्पण होता क्या है और उसके लिए जो वैज्ञानिक नोटेशन होता है कि वहाँ पे किस तरह से कौन सी चीज़ होती है, उसके बारे में भी आप सामान्य परिचय जान चुके हैं। अब आइए चलते हैं, थोड़ा से विस्तृत रूप में पढ़ते हैं कि ये गोलीय दर्पण किस तरीके से व्यवहार करता है। आगे चलते हैं। जैसे कि सबसे पहले हमने जब ये भौतिक विज्ञान में प्रकाश परावर्तन और अपवर्तन अध्याय आरंभ किया था, तो हमने आपको बताया था कि परावर्तन का नियम ये बताया था कि कोई अगर सीधी रेखा है किसी चमकीली सतह पे, उसके परपेंडिकुलर अगर कोई सीधी रेखा खींची जाए तो उस बिंदु पर पड़ने वाली प्रकाश की किरण परावर्तित होकर उतने ही कोण से उस 90 डिग्री वाली लाइन से परावर्तित हो जाएगी। तो ये परावर्तन का सामान्य नियम था, किसके लिए? समतल दर्पण के लिए। लेकिन गोलीय दर्पण के केस में ऐसा नहीं होता है। तो गोलीय दर्पण के केस में जैसा होता है उसके अनुरूप हम यहाँ पे देखेंगे। गोलीय दर्पण से संबंधित परावर्तन के 4 नियम हैं और सबसे पहले हम देखते हैं अवतल दर्पण। तो अवतल दर्पण के लिए जो, जैसा कि पहले बताया जा चुका है आपको, कि अवतल दर्पण का बाहरी सतह जिस पे कि पदार्थ का लेपन होता है, जिससे वो एक दर्पण की तरह व्यवहार करे, तो ये एक अवतल दर्पण है। और ये देखिए, जो लाइन जैसे कि डायग्राम में दिया गया है कि सी वक्रता केंद्र हो गया, कैपिटल एफ मुख्य फोकस हो गया, और यह जो लाइन है सी एफ और इस अवतल दर्पण से होकर गुजरने वाली, इसको कहते हैं मुख्य अक्ष, जो कि इसमें भी लिखा हुआ है। अब वक्रता केंद्र और ध्रुव के मध्य की दूरी को वक्रता त्रिज्या कैपिटल आर से इसको प्रदर्शित करते हैं या डिनोट करते हैं। अब आगे आते हैं, इसके लिए परावर्तन का पहला नियम क्या है अवतल दर्पण के लिए। मान लीजिए कोई किरण मुख्य अक्ष के समांतर, मुख्य अक्ष ये बीच वाली जो जिसमें वक्रता केंद्र, मुख्य फोकस और ध्रुव उपस्थित हैं, इसके समांतर 2 रेखाएं वैसी रेखाएं होती हैं जिनके मध्य दूरी क्या होती है, हर जगह एक समान होती है। तो वो समांतर, मुख्य अक्ष के समांतर इस अवतल दर्पण पर अगर पड़े तो वह परावर्तित होकर मुख्य फोकस से गुजरेगी। यहाँ पे देखने वाली बात है, ये जो लाल रंग की लाइन है, ये है आपतित किरण, जो कि अवतल दर्पण से टकराती है। अब चूंकि ये आपतित किरण मुख्य अक्ष के क्या है, समांतर है, तो ये परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस जो बिंदु है, मुख्य फोकस मतलब कि केंद्र और ध्रुव के बीच मध्य वाली दूरी, मध्य वाला पॉइंट, वहाँ से होके ये वापस लौट जाती है। और इसलिए इसको क्या कहते हैं कि ये इसका परावर्तन इस प्रकार होगा। अगर इसको लिखने के टर्म में देखा जाए तो हम इस तरह से इसे कह सकते हैं, दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर प्रकाश किरण परावर्तन के पश्चात अवतल दर्पण के मुख्य फोकस से होकर गुजरती है। तब इस प्रकार ये पहला तरीका है जिससे कि किसी अवतल दर्पण का परावर्तन हो सकता है। दूसरे तरीके पे आते हैं। अब मान लीजिए कि जो आपतित प्रकाश की किरण है वो इस तरह से आती है कि वो मुख्य फोकस से होके, ये ग्रीन वाली लाइन, हरी वाली, ये आपतित किरण है, आने वाली किरण है, और आ रही है मुख्य फोकस से होते हुए जाकर दर्पण से टकरा गई। अब टकराने के बाद कुछ ऊर्जा अवशोषित हुई और शेष क्या हुई, परावर्तित। अब परावर्तित कैसे हो रही है? ये परावर्तित हो रही है रेड वाली लाइन, मतलब लाल वाली लाइन के रूप में। तो आप अगर ध्यान से देखें तो ये लाल वाली लाइन मुख्य अक्ष के क्या है, एकदम समांतर है।
तो अगर फिर हम यहाँ कह सकते हैं कि कोई प्रकाश की किरण जो मुख्य फोकस से होकर दर्पण पर गिरेगी अवतल दर्पण पर, उसका परावर्तन मुख्य अक्ष के समांतर होगा। ये थे। अब इसको यहाँ पे जैसे अगर शब्दों में व्यक्त किया जाए तो अवतल दर्पण पर मुख्य फोकस से होकर गिरने वाली कोई किरण परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर निकलती है। तो ये दूसरा हो गया। चलते हैं तीसरे वाले बिंदु पे। तीसरा वाला तरीका है कि मान लीजिए कि कोई ऐसी वस्तु है जिससे कोई प्रकाश की किरण स्फुटित होती है और अवतल दर्पण के केंद्र से, जिसे वक्रता केंद्र भी कहते हैं, यहाँ पे कैपिटल C से इसको दिखाया गया है और रेड में लिखा गया है, वक्रता केंद्र से होकर दर्पण से टकराती है। तो ये जिस मार्ग से ये जाएगी उसी मार्ग से क्या होगा, इसका ये वापस आ जाएगी। तो ये तीसरा तरीका है जिससे किसी अवतल दर्पण का परावर्तन हो सकता है। अब इसको अगर शब्दों में व्यक्त करना चाहें तो आप इस तरह से व्यक्त कर सकते हैं कि अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र से होकर गुजरने वाली किरण परावर्तन के पश्चात उसी मार्ग पर वापस लौट आती है। अब यहाँ तक आपने 3 पढ़ लिया। पहला चीज़, मुख्य अक्ष के समांतर अवतल दर्पण पर पड़ेगी और उसका परावर्तन मुख्य फोकस से हो जाएगा। दूसरा, कोई किरण मुख्य फोकस से होकर अवतल दर्पण पर पड़ती है तो उसका परावर्तन मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगा। पहला और दूसरा केस तो एक दूसरे के बिल्कुल विपरीत है। आप एक याद कर लीजिए, एक ये समझ लीजिए, दूसरा आप ऑटोमेटिक आपको समझ में आ जाएगा। थर्ड वाला ये है कि वक्रता केंद्र से होके जा रही है और दर्पण पे पड़ रही है, अवतल दर्पण पे, तो उसका परावर्तन होगा और वो उसी मार्ग से वापस हो जाएगी वह किरण। अब आता है आपका चौथा, किरण आरेखों द्वारा चौथा ये है कि मान लीजिए कोई किरण ऐसी है कि जो ये ब्लू वाली लाइन है ये ध्रुव पे पड़ती है। तो यहाँ पे सबसे पहला पॉइंट नोटिस करने वाला है कि जो किरण ध्रुव पे पड़ रही है वो मुख्य अक्ष से मतलब वो लाइन जिसमें वक्रता केंद्र मुख्य फोकस ध्रुव शामिल है, मुख्य अक्ष से कितना एंगल बना रही है, कितना कोण बना रही है। अब जितना कोण वो मुख्य अक्ष से बनाती हुई गिरेगी उतने ही कोण पे वो परावर्तित भी होगी। तो हम कह सकते हैं कि ये जो लाइन नीली वाली है जितना कोण बना रही है मुख्य अक्ष से, और ये रेड वाली ये लाइन जो परावर्तित होने के पश्चात बाहर जा रही है वो उतना ही कोण बनाएगी। और ये चौथा परावर्तन का तरीका है जो अवतल दर्पण पे होता है। अब अगले वीडियो लेक्चर में, जो कि शायद कल शाम तक मैं अपलोड कर दूं, हो सकता है वो थोड़ा लंबा हो 30 मिनट तक का, तो उसमें जो है मैं बताऊंगा कि अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का निर्माण कैसे होता है और किरण आरेख द्वारा उसका प्रदर्शन कैसे किया जाता है। तो आज के लिए इतना ही। बाकी अगर इन सब से जो विषय हम पढ़ा रहे हैं उनसे संबंधित कोई भी क्वेरी है आपके पास, आपके मन में कोई प्रश्न है या वो है, तो आप कमेंट में डाल दीजिएगा। वो मैं देख के उस पर भी मैं एक अलग वीडियो में या ऐसे ही फ़ोन सामने रख के उसको सॉर्ट आउट करने का प्रयास करूँगा। बाकी कल। धन्यवाद।